Welcome to Daily Current Affair. Today is 30th of May 2023. The question is, which municipal corporation became the first municipal corporation of India to use CBDC? ठीक है, कौन सी ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है जिसने पहली बार CBDC यूज़ किया है? CBDC का मतलब क्या हुआ है? सेंट्रल बैंक, मतलब कि RBI के द्वारा जो डिजिटल करेंसी जारी की गई है जिसका नाम है ई रूपी, उसको यूज़ करने वाली पहली MC बनी है पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पटना। ठीक है, ये एक तरह की डिजिटल करेंसी है ई रूपी। ठीक है, जिस तरह से क्रिप्टो करेंसीज होती है ना, उसी तरह की ये क्रिप्टो करेंसी है, मतलब कि डिजिटली ही ये अवेलेबल होगी, आपको कैश में अवेलेबल नहीं होगी। और जो ये क्रिप्टो करेंसीज है इसमें और ई रूपी में ये डिफरेंस है कि जो ई रूपी है ना वो रेगुलराइज होता है बाय आरबीआई उसको रेगुलराइज कर सकता है। ठीक है, उसको ट्रैक कर सकता है कि कहाँ पे जा रहा है, कितना पैसा कहाँ पे जा रहा है। बट जो क्रिप्टो करेंसीज है उनको आरबीआई या बैंक्स वगैरह उसको क्या नहीं कर सकते, उनको लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको मतलब कि रेगुलराइज नहीं कर सकते। ठीक है, इकोनॉमी में उसको वो नहीं जाता है, तभी क्रिप्टो करेंसी इसके कई देश क्या है अगेंस्ट है। ठीक है, तो ये एक तरह का पूरी तरह से लीगल है ई रूपी। ठीक है, जो क्रिप्टो करेंसीज है कई देशों में तो ये कम्प्लीटली बैन है, क्योंकि ये क्या होता है अपनी इकोनॉमी में, जैसे हमारे पास इंडियन इकोनॉमी है, ठीक है, जिस तरह की पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी होती है उसमें ये कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, क्योंकि इसको ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, जो ई रूपी है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही चलाई गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही ये चलाई गई है। तो अबाउट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1 अप्रैल 1935 को एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका जो एक्ट था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का है। सर ओसबोर्न स्मिथ, ठीक है, सर ओ स्मिथ भी बोलते हैं इसको, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, सबसे पहले जो आरबीआई खोला गया था वो खोला गया था कोलकाता में, उसके बाद 1937 में ये शिफ्टेड टू मुंबई, और 1949 को ये आरबीआई को नेशनलाइज किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने अंडर ले लिया। ठीक है, कौन से एक्ट के थ्रू? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के थ्रू। ठीक है, और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर क्या होगा, जितने भी हमारे पास बैंक्स हैं इंडिया के वो रेगुलेट होंगे थ्रू आरबीआई। ठीक है, और सबसे पहले आरबीआई ने रेगुलेट किया था डिजिटल पेमेंट सिस्टम को। ठीक है, कब? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और 1942 तक, ठीक है, 1935 से लेकर 1942 तक आरबीआई जो है दो देशों की करेंसी निकालता था, इंडिया के लिए भी और म्यांमार के लिए भी। उस टाइम म्यांमार को बोलते थे हम बर्मा। ठीक है, और जैसे ही हम आज़ाद हुए 1947 में, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये इंडिया के लिए ही क्या बनाते थे, करेंसी बनाते थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, और इसके गवर्नर कौन है आजकल? शक्तिकांत दास जी। सुदर्शन शक्ति एक एक्सरसाइज है, ठीक है, विच वॉज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी। कहाँ पे? वो वेस्टर्न बॉर्डर इन राजस्थान एंड पंजाब। आपको पता है राजस्थान और पंजाब में बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के साथ भी वहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हो सकती है फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम। तो उसको निपटने के लिए एक वेस्टर्न बॉर्डर एक एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की गई, जिसका नाम है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023। इट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। ठीक है, एम टू ऑफ द एक्सरसाइज टू ट्रांसफॉर्मिंग द फोर्सेज। जो हमारी फोर्सेज है, इंडियन आर्मीज है, उनको हमने ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ताकि हम अपने दुश्मन को क्या कर सकें, दुश्मन क्या जितने भी वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं बॉर्डर्स पे, उनको हम ईजिली दूर कर सके। ऑब्जेक्टिव यही है। ठीक है, इट फोकस ऑन द वैलिडेटिंग ऑपरेशन प्लान्स एंड नेटवर्क सेंट्रिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वॉल्विंग कॉम्बैट पावर, कॉम्बैट सपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट। ठीक है, कमिटमेंट टू द प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, सुदर्शन शक्ति 2023 हाईलाइटेड द कमिटमेंट ऑफ द साउथ वेस्टर्न कमांड एंड इट्स अटैच्ड यूनिट्स टू मेंटेन अ हाई लेवल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। मतलब कि हमने हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, किसके लिए? अपनी टेक्नोलॉजी को तैयार रखना है, अपने डिफेंस को तैयार रखना है। ये सारी के सारी जो है इसकी कमिटमेंट थी इस एक्सरसाइज के। तो इसका नाम है सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023। वो वॉन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023। जो मलेशिया में एक चैंपियनशिप होती है जिसका नाम है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, वो किसने जीता है? वो जीता है HS प्रणय जी ने। ठीक है, HS प्रणय इंडिया के हैं, उन्होंने
गोल्ड मेडल जीता है किसमें, मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में खेली गई। ठीक है, प्रणय ऐसा करने वाले थर्ड इंडियन बन गए हैं। पहले हैं साइना नेहवाल, उन्होंने वहाँ पे गोल्ड जीता है। दूसरे थे पीवी संधू, जिन्होंने वहाँ पे गोल्ड जीता है। और ये पहले मेल प्लेयर हैं जिन्होंने, एच.एस. प्रणय जी पहले मेल प्लेयर हैं जिन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सतलुज जल विद्युत निगम, जिसका नाम है SJVN लिमिटेड, टू डेवलप अ सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। तो आपको पता है कुछ टाइम पहले मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि नेपाल में जो SJVN है वो अपना पावर प्रोजेक्ट जो वो लगा रहा है। अब उसी के तर्ज पे एक और पावर प्रोजेक्ट जो है SJVN लगा रहा है, सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल। ठीक है, नेपाल हैज़ डिसाइडेड एंड टू अलाउ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड टू डेवलप अ सेकेंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन द कंट्री। एट प्रेजेंट अभी तक SJVN जो है वो 900 मेगावाट का अरुण 3 नाम का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो वो बना रहा है। किस रिवर के ऊपर, अरुण रिवर के ऊपर, ये याद रखना है अपने, अरुण रिवर के ऊपर नेपाल में कौन बना रहा है, SJVN बना रहा है। कितने मेगावाट का, 900 मेगावाट का। ठीक है, अभी क्या कहे, अभी उन्होंने बोला है कि नेपाल ने कि हम एक सेकेंड हाइड्रो पावर भी बनाएंगे, वो भी हम SJVN को उसका कॉन्ट्रैक्ट देंगे। ठीक है, जो ये अरुण 3 है ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, SJVN इंडिया में तो SJVN के नाम से ही काम करती है, बट जो नेपाल है वहाँ पे इन्होंने लोअर अरुण पावर डेवलपमेंट कंपनी बनाई है नेपाल में, उस कंपनी के थ्रू ये काम करते हैं। ठीक है, द 23rd सीजन ऑफ IIFA, ठीक है, अवार्ड्स विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, दैट इज सी दृश्यम 2। तो दृश्यम 2 को आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म जो अवार्ड जो है वो दिया गया। ये इसका 23rd एडिशन था। ठीक है, इसमें जो बेस्ट फिल्म थी वो थी दृश्यम 2। बेस्ट डायरेक्टर है R माधवन फॉर रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट फॉर गंगूबाई कथियावाड़ी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल, दैट इज ऋतिक रोशन फॉर विक्रम वेदा। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फीमेल में है मौनी रॉय और मेल में है अनिल कपूर। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट फॉर फैशन इन सिनेमा, दैट इज मनीष मल्होत्रा। और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी में गंगूबाई कथियावाड़ी को मिला है। बेस्ट स्क्रीन प्ले में भी गंगूबाई कथियावाड़ी को मिला है। बेस्ट डायलॉग में भी गंगूबाई कथियावाड़ी को अवार्ड मिला है। बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर द टाइटल ट्रैक, दैट इज भूल भुलैया 2। बेस्ट साउंड डिजाइन, दैट इज भूल भुलैया 2। और बेस्ट एडिटिंग का मिला है दृश्यम 2 को। तो ये जो 4-5 है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखने हैं। बाकी आप याद ना भी रखो तो उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। Which bank emerges as a top performer in NPA management during financial year 2023? फाइनेंशियल ईयर 2023 है, कब से स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक जो ये टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 23। ठीक है, इसमें जो टॉप परफॉर्मर है NPA मैनेजमेंट के मामले में, NPA मैनेजमेंट मतलब नॉन परफॉर्मर एसेट। ठीक है, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं हम इसको। NPA का मतलब ये होता है कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर पर्सन है, ये एक बैंक है, वो पर्टिकुलर पर्सन को एक लोन देता है। ठीक है, और वो लोन जो है उसको चुकाता नहीं है, काफ़ी टाइम हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, वो लोन नहीं चुकाता है। तो जो बैंक है वो क्या कर देता है, उस पर्टिकुलर लोन को किस में डाल देता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है कि भाई इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है, एक तरह का लॉस ही हो गया। तो इसको NPA को मैनेज करना भी एक बहुत ज़्यादा टफ काम होता है बैंक्स के लिए। तो इसमें जो NPA मैनेजमेंट है वो सबसे अच्छा किसने किया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। सिक्योर द टॉप स्पॉट विद द NPA रेशो, कितना है इनका, 0.25। टॉप स्पॉट इन द विद नेट NPA रेशो कितना है इनका, 0.25 का। और उसके बाद HDFC बैंक दूसरे नंबर पे है जिनका NPA रेशो है 0.27% का। और तीसरे नंबर पे कोटक महिंद्रा बैंक जिनका NPA रेशो है 0.37 का। तो पहले नंबर पे कौन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाज द फोर फ्रंट ऑफ NPA मैनेजमेंट क्लोजली फॉलोड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद NPA रेशो 0.67 एंड द बैंक ऑफ बड़ौदा 0.89 एट द एंड ऑफ मार्च 2023। तो पहले नंबर पे कौन रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र।
विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड द G20 हाई लेवल प्रिंसिपल्स ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बनाने के लिए हाई लेवल जो प्रिंसिपल्स हैं G20 में, वो किसने प्रपोज किए हैं? वो किए हैं इंडिया ने। तो इंडिया ने G20 हाई लेवल प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो प्रपोज किए हैं। इसके अकॉर्डिंगली क्या होगा कि हमने ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है, क्लीन हाइड्रोजन बनानी है एंड लो कार्बन हाइड्रोजन हमने बनानी है। मतलब कि जो हमने हाइड्रोजन जनरेट करनी है, ठीक है, वो हमने किससे करनी है? जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम इसको ग्रीन हाइड्रोजन को बनाएंगे फिर हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसको एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे तो इसके एमिशन, इसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो बहुत कम हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका एमिशन बहुत कम हो जाएगा और इस तरह से हम जीरो कार्बन पॉलिसी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इट एम्स टू सेट द ग्लोबल स्टैंडर्ड। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक स्टैंडर्ड होना चाहिए किसका? ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, ग्रीन, क्लीन एंड लो कार्बन हाइड्रोजन का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होगा। यही सेटअप करने की इसकी मेन मंशा है। इट मूव्स फॉर द एमिशन लिमिट अप टू 2 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। तो इसका इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया। नेट जीरो कार्बन एमिशन के लिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स सेलिब्रेटेड ऑन दैट इज डे 29 ऑफ मार्च। तो 29 ऑफ मार्च को यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। पिछले कल भी मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बता दिया था, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे के बारे में। ठीक है, तो क्यों मनाया जाता है तो मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या करता है, हर देश से, ठीक है, जो हमारे जैसे देश है, जैसे इंडिया है, आपका ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, यूएसए है, तो वहाँ से क्या करता है यूनाइटेड नेशन, थोड़े थोड़े अपने सोल्जर्स लेता है। ठीक है, जैसे इंडिया ने कुछ सोल्जर्स भेज दिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया ने भेज दिए, कुछ यूएसए ने भेज दिए, कुछ ब्राज़ील ने भेज दिया, तो वो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स इनको कहा जाता है। इनको पीस कीपिंग इसीलिए कहा जाता है जिस तरह से पूरे के पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री में भी क्या हो जाता है, बहुत सारे अशांति फैली होती है, जैसे इराक हो गया, सीरिया हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, ये पीस कीपिंग फोर्स जाती है, वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए ये जो पीस कीपिंग फोर्सेज है वहाँ पे जाती है। तो इसी के लिए ये पीस कीपिंग, तो इन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने पीस कीपर्स डे जो है सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है 29 ऑफ मई को। ठीक है, इस बार का थीम क्या है? 75th एनिवर्सरी है इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2023 को। तो इसका जो थीम है वो है पीस बिगिन विद मी। ठीक है, 29 ऑफ मई 1948 को पीस कीपिंग डे जो है वो स्टार्ट किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई थी जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन पर्पस यही था कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको रिजॉल्व किया जा सके, वहां पे पीस स्थापित की जा सके। ठीक है, उसी के लिए यूनाइटेड नेशन ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था और उसी को मद्देनजर रखते हुए मई 29 को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन जो ट्रूथ सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर है जेरूसलम में। इसके हेड है मेजर जनरल पैट्रिक गुचैट एंड एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 of May 1948. So that's all for today. Thank you.